पौद्दार के खालिस्तान और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर पुलिस ने निवेश और शुभम नामक 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया है। पुलिस उनके पीएलएफआई से संबंध के साथ साथ आर्म्स सप्लाई के पहलुओं को भी खंगालने में जुटी है। पुलिस निवेश के पास से मिले हथियारों और फोन नंबर को खंगाल रही है। कई आर्म्स डीलरों के बीच हुई कम्युनिकेशन को लेकर पूछताछ कर रही है, तो वहीं इसके साथ ही अवैध पैसों की लेन देन पर भी पूछताछ कर रही है। आरोप है कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से हथियार मुहैया कराने को लेकर निवेश ने करीब 1,65,00,000 रुपए लिए थे और इसके पुख्ता सबूत पुलिस को भी मिले हैं। अच्छा, निमेश से कैसे दोस्ती हुई? और वो साथी से एक उम्र के वो लोग थे, साथी एक उम्र के रहने के चलते उन लोगों का दोस्ती हो गया। अब कैसे दोस्ती हुआ ये तो नहीं हमको मालूम है। मतलब चकाचौंध में आ गया, उसी के चकाचौंध और फ्रेंड सर्किल के चलते ही सब कुछ हुआ। चूंकि उसके पास पैसा था, आई उससे दोस्ती बना लिया, उसी के साथ घूमना टहलना ये सब करना था, यही सब और कुछ नहीं। देखिए, धुरवा थाना कांड में जो मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कि लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया था, इसमें कुछ तथ्यों के सत्यापन के लिए अभी जो है पुनः जो है रिमांड पे 2 व्यक्तियों को लिया गया, निवेश और शुभम। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग टीम बनाकर अग्रतर सत्यापन करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास है कि इनका जो भी इकोनॉमिक लिंक है या इनका जो भी आगे का लिंक है, जो कि हो सकता है हम लोग पूछताछ में अभी तक नहीं आया हो, तो उसको हम लोग तोड़ दें। और दूसरा है कि और जो जानकारी हमारे पास इकट्ठा हुई है इस बीच में, उसका इनके माध्यम से सत्यापन करें। झारखंड में मनरेगा घोटाला का जिन्न जल्द ही कानूनी चिराग से बाहर निकलता नजर आएगा। खूंटी और चतरा में बड़े पैमाने पर हुए इस घोटाले में कई बड़े अधिकारी के नाम सामने आ रहे हैं। इस मामले की जांच जहां एक तरफ ईडी और एएसबी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा मामला फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में है। राज्य में मनरेगा योजना में घोटाले की खबर अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन खूंटी में 2016 से 2021 के बीच हुए मनरेगा घोटाले ने एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी थी। फिलहाल यह पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इस घोटाले में जूनियर अभियंता राम विनोद सिन्हा ईडी और एएसबी की जांच में दोषी पाए गए थे। राम विनोद सिन्हा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन जांच बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाई थी। जूनियर अभियंता ने अपने लिखित बयान में ईडी को बताया था कि कमीशन के तौर पर मनरेगा योजना में जिला प्रशासन को 5% राशि तक दी जाती थी, जिसके बाद खूंटी के तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल पर सवाल उठे थे, क्योंकि नियमानुसार मनरेगा योजना को लेकर पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी जिले के उपायुक्त की रहती है। लेकिन उस समय पूरी जांच जूनियर अभियंता राम विनोद सिन्हा तक ही सिमट कर रह गई थी। उस समय जांच अधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने तत्कालीन खूंटी उपायुक्त को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में अरुण कुमार दुबे की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आखिर जांच का दायरा छोटे अधिकारियों तक ही सीमित क्यों रह जाता है। खूंटी में मनरेगा बहुत चर्चित मामला हुआ था, उसमें उसकी जांच हुई थी। जांच ईडी के द्वारा भी किया गया और एसीबी के द्वारा भी किया गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जांच सिर्फ उनके कनीय पदाधिकारी राम विनोद सिन्हा, जो सबसे छोटे पदाधिकारी हैं, उन तक ही सीमित रहा। सारा दोष सारा चीज़ सब पर उन पर आरोप हुआ, लेकिन उस समय तत्कालीन उपायुक्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इवन उसके बाद जांच कमेटी द्वारा सरकार उनको क्लीन चिट भी दे देती है। सबसे आश्चर्य की बात यही है कि मनरेगा एक्ट में किसी न किसी रूप में उपायुक्त दोषी है अगर किसी तरह का कोई घोटाला होता है तो, लेकिन उनको सरकार द्वारा पूरी रूप से क्लीन चिट दे दिया गया। इसी को लेकर हमने हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया है। इसी को आधार बनाया है कि एक जब कनीय पदाधिकारी उसके लिए दोषी है तो वरीय पदाधिकारी दोषी क्यों नहीं है। मामला सिर्फ खूंटी और चतरा के मनरेगा घोटाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पलामू के उषा मार्टिन प्राइवेट लिमिटेड कठौतिया कोल ब्लॉक परियोजना के लिए जमीन खरीद प्रक्रिया में अरबों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। उस समय भी पलामू की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल ही थी। मामला सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का था, जिसमें पलामू की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल, तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक, तत्कालीन पलामू जिला अवर निबंधक और पंडवा अंचल अधिकारी आलोक कुमार की भूमिका सामने आई। इसको लेकर पलामू प्रमंडल के तत्कालीन उपायुक्त एनके मिश्रा ने प्रधान सचिव क्रमिक
प्रशासन सुधार एवं राज्य भाषा विभाग को 29 जनवरी 2015 को पत्र लिखा था। पत्र में साफ लिखा है कि तत्कालीन उपायुक्त ने अपने स्तर से अधिनियम की धारा 49 के तहत उपायुक्त की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जमीन के क्रय विक्रय पर अपनी सहमति दी है। पलामू कठौतिया कोल माइंस आवंटन को लेकर जांच किया गया था। आयुक्त महोदय द्वारा जांच किया, उसमें कुछ जमीन आवंटन में उपायुक्त को दोषी बताया गया था, कंप्लेन हुई थी, तो वहाँ के आयुक्त महोदय ने उसका जांच किया था और अपने जांच में उन्होंने वहाँ के तत्कालीन उपायुक्त को दोषी भी पाया था। दोषी के लिए उन्होंने प्रधान सचिव को लिखा भी था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके बाद फिर जाँच आगे बढ़ी नहीं, फिर जाँच वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि वो किसी बड़े पदाधिकारी से संबंधित था। तो झारखंड में ये बड़े पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह मामलों का खुलासा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है। जाहिर है पूरा मामला कोर्ट में है। हमने पूजा सिंघल से भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। हमने इस पूरे मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की। हम रांची में नेपाल हाउस स्थित उनके कार्यालय में भी पहुंचे, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। हमने उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी सवाल छोड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। फिलहाल जिस तरीके से आरोप लगे हैं, तमाम आरोपों पर जांच की मांग की गई है और मामला झारखंड हाईकोर्ट में है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। हजारीबाग में 7 साल पहले बनकर तैयार उप स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन की राह जो रहा है। डाड़ी प्रखंड के हुआबाग में 24 लाख की लागत से 7 साल पहले इस उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हो सका। रखरखाव के अभाव में अब यह स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो रहा है। लोग यहां पर अब कूड़ा फेंकने लगे हैं। पूरा भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। खिड़की दरवाजे गायब हैं। शहर दीवारी गिर चुकी है। अति सुदूरवर्ती गांव हुआग में, हुआग दाड़ी प्रखंड का एक गांव है। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये दरअसल यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह के हाल में ये बिल्डिंग है। पूरा बिल्डिंग जर्जर हो चुका है। चारों तरफ पूरा कचरा फैला हुआ है, न खिड़की है न दरवाजा है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों को इलाज के लिए हजारीबाग, रामगढ़ या कुजू जाने को बाध्य होना पड़ता है। ऐसे में आप समझ सकते, देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह का है कूड़ा करकट फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कैसा यहाँ पर पूरा फैलाव है। और ग्रामीण जो हैं, इलाज के लिए इन्हें भटकना पड़ रहा है। जब यह स्वास्थ्य केंद्र बना था तो ग्रामीणों को उम्मीद बनी थी कि अब मेरे गांव में ही छोटे मोटे बीमारियों का इलाज हो पाएगा। ऐसे में ग्रामीण से बात कराते, बताइए किस तरह की परेशानी है, बताइए। सर परेशानी तो बहुत है इलाज के वजह से, इसलिए कि ये जो बिल्डिंग बन के जब तैयार हुआ तो हम लोग को एक आशा का किरण जगा था सर। लेकिन 7-8 साल हो गया लगभग इस बिल्डिंग को बने हुए, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई डॉक्टर ना नर्स कोई नहीं आज तक आया। इतना ख़राब स्थिति है, आप लोग तो कैमरा के माध्यम से देख ही रहे हैं। और हम लोग को इलाज के लिए आज भी सर हजारीबाग और रामगढ़ जाना पड़ता है। कोई नहीं, इलाज के लिए आज भी हजारीबाग या रामगढ़ जाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं। एक और ग्रामीण बात है, क्या परेशानी इलाज में होती है? इलाज में बहुत परेशानी, छोटा से छोटा बीमारी के लिए हमको कुजू, रामगढ़ या फिर हजारीबाग जाने के लिए जाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं छोटे छोटे बीमारी के लोग इन्हें बाहर जाना पड़ता है। एक और ग्रामीण से बात करें, कितने का लागत का ये था ये अस्पताल में, बताइए। 24 लाख लमसम लगभग। क्या परेशानी हो रही है बताइए सर? जब से ये भवन स्वास्थ्य केंद्र जब से बना है तब तक ना आज तक ना एएनएम बैठी है ना कोई डॉक्टर बैठा है यहाँ पर। हाँ, जैसे हम ग्रामीणों का इससे तो आप समझ सकते हैं ना, एएनएम बैठी है ना डॉक्टर बैठी है। आपको हजारीबाग जाना पड़ता है इलाज के लिए। हजारीबाग चूंकि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, यहाँ आने का सही रास्ता भी नहीं है। एक और ग्रामीण से हम बात कराते हैं, बताइए इस भवन के बारे में क्या जानकारी है? सर ये भवन 7 साल पूर्व बना था, मगर आज देखिए जर्जर के हिसाब से ना यहाँ नर्स ना डॉक्टर यहाँ कोई नहीं बैठता। हम लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है इलाज के लिए। करीब हजारीबाग, कभी रामगढ़ सदर, यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। और बहुत बुजुर्गों को भी और बच्चों के लिए हम लोग को आज रोना पड़ता है। आप समझ सकते हैं छोटे से लेके बड़े बुजुर्गों तक को इलाज के लिए रामगढ़ या हजारीबाग की दौड़ लगाना पड़ता है। ऐसे में इनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। ये भवन जो है भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि झारखंड में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार लोगों को दे रही है। जावेद